सो अगेन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। जिन भी शब्दों के साथ आप जुड़ना पसंद करते हैं, आई थिंक एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो बेसिकली टुडे वी विल अगेन स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 10 NCERT। देखिए ये टॉपिक आपको 12th में भी देखने के लिए मिलेगा, तो आप अगर अभी इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट योर टुडेज टॉपिक। What is it according to your NCERT? ठीक है, 12.5 फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। मतलब देखिए हमने अपने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल द प्रीवियस टॉपिक्स। एक्चुअली वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस टॉपिक इन आवर प्रीवियस वीडियो दैट्स इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद आपको इनके SI यूनिट्स एंड फार्मूला, देन इलेक्ट्रिक सर्किट, सिंबल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट एंड देन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक्चुअली हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी ओम्स लॉ में वी हैव डिस्कस्ड what we have discussed V is equals to IR, that means the relation between potential difference and the electric current. Clear कि क्या रिलेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट में। जब हमने देखा कि वो दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो बाय रिमूविंग दी प्रोपोर्शनलिटी साइन इंट्रोड्यूस ए कांस्टेंट, हमने वहाँ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जिसको हमने बोला रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो हमेशा अपोज करती है कि कंडक्टर में चार्जेस को कम फ्लो होने दे, एक लिमिट एक क्वांटिटी में फ्लो होने दे। दैट मीन्स विच ऑलवेज अपोज द फ्लो ऑफ द चार्जेस इन द कंडक्टर। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम उसको ब्रीफ में आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो योर टॉपिक इज फैक्टर्स ऑन विच, मतलब अब रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखिए डायरेक्टली भी आपको बताया जा सकता है कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है। हम उस एक्टिविटी के थ्रू, क्योंकि आप लोग एक्टिविटी पे कम ध्यान देते हैं, तो आप एक्टिविटी के थ्रू समझिए कि हमने डायरेक्टली रिलेशन और इनडायरेक्टली रिलेशन किस टाइप से निकाला बाय यूजिंग दी ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को यूज करते हुए। क्लियर? सो व्हाट इज योर एक्टिविटी 12.5। देखिए एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है आपको, एक अरेंजमेंट, आपको एक सेटअप करना है जिसमें आपने एक वायर लिया है, नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर इसको हमने नंबर 1, अभी हमने यहाँ पे इसकी नंबरिंग की है, इसका मतलब आपको समझ में आएगा। नाइक्रोम वायर को आपने कनेक्ट किया है की के साथ, की फिर सीरीज में कनेक्ट है अमीटर के साथ, अमीटर के साथ देन विद दी सेल। अमीटर आपको फॉर मेजरिंग दी करंट, ठीक है, अमीटर की यूज कर रहे हैं करंट को मेजर करने के लिए। देन यहाँ पर आपके इस बोर्ड में आपके अलग अलग वायर्स हैं। फिलहाल आपका जो कनेक्शन हुआ हुआ है, रिसेंटली हमने जो की है उसको कनेक्ट किया हुआ है इस वायर के साथ, ठीक है। देन आप क्या करेंगे, जब आप इसे की को आपने फर्स्ट वायर से कनेक्ट कर लिया, देन ऑब्जर्व द रीडिंग ऑफ द अमीटर, आपको अमीटर की रीडिंग ऑब्जर्व करनी है। देन दिस वायर, आप इस वायर को हटा दीजिए, है ना। आप जब इस वायर को हटा देंगे तो आप इस वायर को हटाने के बाद जो की का कनेक्शन करेंगे वो किसके साथ करेंगे, आपने उसी मटेरियल का डबल लेंथ का वायर ले लिया है। देखिए ये इसकी नंबरिंग हमने क्या किया 2 से। आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, इट विल बी योर फर्स्ट स्टेप एंड इट विल बी योर सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या किया है, सेम मटेरियल का हमने लेंथ को डबल कर दिया है। अब हम इस वायर को कनेक्ट करेंगे की के साथ एंड देन अगेन वी विल ऑब्जर्व द रीडिंग ऑफ द अमीटर, ठीक है। फिर हम दोबारा से मीटर की रीडिंग को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। देन आपकी जो थर्ड वायर है, थर्ड में क्या लिया है, सेम मटेरियल है लेकिन इस बार हमने उसी मटेरियल का थिक वायर लिया है। थिक मतलब आप जानते हैं इतना तो जरूरी नहीं है हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करा जाए। थिकर एक हमने यहाँ पर क्या लिया है, वायर लिया है, उसी मटेरियल का लिया है। तो अब आप इस थिक वायर को किससे कनेक्ट करेंगे, अगेन की से। अब देखिए की आपकी क्लोज है, ओपन नहीं है, आपने की को क्लोज किया हुआ है, तभी ये सर्किट क्लोज सर्किट कहा जाएगा, करंट फ्लो होगा। अगर की ओपन रह जाएगी आपकी तो फिर ये सर्किट आपका ओपन सर्किट हो जाएगा, करंट आपका फ्लो नहीं होगा। देन अगेन दैट मींस थिकर वायर से जब आप इस की को कनेक्ट करेंगे, अगेन वी विल ऑब्जर्व दी रीडिंग ऑफ अमीटर। दोबारा से हम अमीटर की रीडिंग को ऑब्जर्व करेंगे। देन इन दी फोर्थ स्टेप हमने क्या किया कि नाइक्रोम वायर को कॉपर वायर से हमने शिफ्ट कर दिया। मतलब अगेन वी विल सी द रीडिंग, वी वांट टू सी द रीडिंग ऑफ द अमीटर बाय चेंजिंग द मटेरियल। अब हम दोबारा से अमीटर की रीडिंग को ऑब्जर्व करना चाहते हैं लेकिन मटेरियल को चेंज करने के बाद। अब क्वेश्चन ये है, एक्टिविटी अगर हमने परफॉर्म की है तो हमें ऑब्जर्वेशन मिलेंगे डेफिनेटली। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि डज द करंट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्या करंट लेंथ की कंडक्टर पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आपने लेंथ जो है वो इंक्रीज कर दी है वायर की। सेकंड, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर यूज्ड,
मतलब क्योंकि आपने थिकर वायर लिया है, क्या वो उसके एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है? यहाँ लिखा है ना क्रॉस सेक्शन, देखिए क्रॉस सेक्शन का मतलब कुछ नहीं होता है। अगर आप वायर को बीच में से कट कर दें, जब आप वायर को बीच में से कट करेंगे तो कट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, एक सर्कुलर शेप दिखाई देगी। तो जब आप किसी वायर को बीच में से कट कर देते हैं तो आपको क्रॉस सेक्शन कहलाता है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर यूज्ड, मतलब क्योंकि आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आपने एरिया इंक्रीज कर दिया था अब वायर का, तो क्या आपका जो करंट है वो एरिया पे भी डिपेंड करेगा। और द डिफरेंट मटेरियल ऑफ द सेम डायमेंशन, मतलब आपने क्या किया है, सेम लेंथ में सेम ही एरिया की, जैसे जितना नाइक्रोम का लेंथ और एरिया था उतनी ही सेम लेंथ और सेम एरिया की आपने यहाँ क्या यूज़ किया, कॉपर वायर। तो क्या मीटर की रीडिंग चेंज होती है, क्योंकि अगर आप लेंथ अलग ले लोगे और एरिया अलग ले लोगे तो रेजिस्टेंस तो फिर खुद ही चेंज हो जाएगा वहाँ पर, और करंट भी खुद ही चेंज हो जाएगा। तो आपको इस स्टेप में ध्यान रखना है, सेम लेंथ होनी चाहिए और सेम ही एरिया होना चाहिए, लेकिन मटीरियल डिफरेंट ले रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्वेशन हमें इस एक्टिविटी से देखने के लिए मिलती है? तो जब हमने एक्टिविटी परफॉर्म की और हमने ऑब्जर्वेशन देखी, अपनी क्वेश्चंस अराइज हुए, तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है? देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर एंड V अपॉन आर इज इक्वल्स टू आई, V अपॉन आर इज इक्वल टू आई। अभी आप इसे छोड़ दीजिए, दैट मीन्स I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। आर पर हम बाद में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई फैक्टर इसका हमने इंक्लूड नहीं किया है, आप ध्यान समझेंगे आएगा आपको, ठीक है। करंट को आप देखिए, तो हमने क्या देखा है कि जो करंट की वैल्यू है, जब आपने लेंथ ज़्यादा ली है तो करंट की वैल्यू पहले से फर्स्ट स्टेप में जो हमारी करंट की वैल्यू आई थी, सेकंड स्टेप में जस्ट हाफ हो गई, क्योंकि हमने लेंथ को क्या कर दिया, डबल। अगर हम लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पहले 2 मीटर थी आपकी लेंथ, अब आपने L जो है वो 4 मीटर कर दी है, और यहाँ पर I की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 1/2, दैट मीन्स 0.5। तो क्या रिलेशन निकला है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ देन I विल बी डिक्रीज, ठीक है। तो रिलेशन कैसा हो गया, इनवर्सली। अगर आप लेंथ को इंक्रीज कर रहे होगे तो आपका जो करंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब एरिया में हमने क्या देखा कि जब हमने थिकर वायर लिया था तो जो I की वैल्यू थी वो क्या हो गई थी, इंक्रीज, दैट मीन्स I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। नाउ फ्रॉम ये जो ऑब्जर्वेशन थी आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, हमने ऑब्जर्वेशन लिया, एनसीईआरटी में आपके ये पॉइंट्स इंक्लूड लिखे हुए हैं कि आपको क्या क्या पॉइंट कैसे करना है, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया है इसी तरह से आप पॉइंट्स लेंगे, देन आपने ये रिजल्ट यहाँ से फाइंड आउट किया I के अकॉर्डिंग, है ना। अब बात आती है ओम्स लॉ की, बाय यूजिंग द ओम्स लॉ V अपॉन आर इज इक्वल्स टू आई। तो जो रिलेशन I का इन दोनों के साथ आया है, बट वी नो दैट I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, दैट मीन्स आपको वाइस वर्सा करना है। हमने कहा दोनों ही फैक्टर ध्यान रखें कि I और R क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे रिलेशन क्या आया कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो I क्या हो जाएगी, डिक्रीज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वाइस वर्सा। आप इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे आपसे डायरेक्टली I और I से के इसमें रेफरेंस में पूछे जाएंगे, तो आपको तीनों के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो I अगर L के लिए इनवर्सली है तो R के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। समझ में आ रहा है, that is I is inversely proportional to 1 upon L, then I is also inversely proportional to R, so R is directly proportional to L। दोनों के बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा, वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली हो जाएंगे। अब I is inversely proportional to it, so we can say that R is inversely proportional to A। These are the two main factors। तो आपको देखिए रिजल्ट तो यही याद रखने हैं, लास्ट के दो जो आपको बताए गए हैं, लेकिन ये I कैसे हैं ये बताना ज़रूरी था, क्यों I, और क्योंकि हमें पहले से फैक्टर्स पता थे I के लिए, है ना, I के रिगार्डिंग, तो उसके बाद में हमने फैक्टर्स निकाले हैं R के लिए। तो अब बात आती है, देखिए कि रेजिस्टेंस और रजिस्टर्स भी है इसके अंदर, रजिस्टर भी हम बहुत बार कह देते हैं। तो अगर हम वोल्टेज की वैल्यू को चेंज ना करें, अगर हम वोल्टेज की वैल्यू को चेंज ना करें और I की वैल्यू को हम चेंज करना चाहते हैं, करंट की वैल्यू को हम चेंज करना चाहते हैं, तो हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना, जो भी हमारी सर्किट की रिक्वायरमेंट है। तो जब आप इस टाइप से रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं तो आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। ये 2-3 चीज़ें हैं, रजिस्टर, वेरिएबल, रेजिस्टेंस, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन फैक्टर्स में। तो इफ़ वी डू नॉट वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ द वोल्टमीटर बट वी वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ द अमीटर, देन विद द हेल्प ऑफ द रजिस्टर्स, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। क्लियर? सो ये चीज़ें यहाँ पर हो गई फिनिश।
तो आपने क्या रिजल्ट निकाला है, दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। देखिए इससे पहले आपको ये समझना जरूरी था। तो आपका जो मेन रिजल्ट है वो ये दोनों है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दैट इज जितना ज़्यादा लेंदी वायर होगा आपका जो रेजिस्टेंस है वो उतना ज़्यादा हो जाएगा, और जितना ज़्यादा मोटा वायर होगा आपका उतना ही कम वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो अगर आपसे बिल्कुल डायरेक्टली वर्ड्स में बात करें तो अगर किसी वायर की जो लेंथ है वो ज़्यादा है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट क्या होगा, करंट कम फ्लो होगा, क्योंकि आर और आई में क्या रिलेशन है, इन्वर्सली। ठीक है, तो जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1/I, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्वर्सली। अब आर यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/A के, दैट मीन्स अगर एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो वो रेजिस्टेंस कम प्रोवाइड कराएगा, इसका मतलब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा। आप हमेशा इसी में ही कंफ्यूज रहते, मतलब लास्ट में जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहते हैं कि बच्चे लास्ट तक इस चीज़ फैक्टर में कंफ्यूज रहते हैं। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना रहें, आप इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान रखें तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सो आपके दो फैक्टर्स क्या हैं, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड आर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ओके, सो एक्चुअली हमने दो फैक्टर देखे हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। इफ वी कंबाइनिंग दीज टू फैक्टर्स देन व्हाट विल वी गेट। ओके, सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इक्वेशन नंबर 1, इनवर्सली टू, so and third factor is also depend on nature of the material as we saw in the activity that for the nichrome wire and for the copper wire दोनों ही मटेरियल अलग है, दोनों के लिए करंट की वैल्यू डिफर थी, दैट मीन्स रेजिस्टेंस उन दोनों का डिफर होगा। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, देखिए ये एक अलग फैक्टर है आपका, जब आप इन दोनों ही इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं देन वी गेट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A एंड बाय रिमूविंग द प्रोपोर्शनलिटी साइन आर इज इक्वल्स टू रो L/A। What is rho here? Rho is the resistivity of material, that is रेजिस्टिविटी का जो स्पेसिफिक मतलब अदर नेम भी आप कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टिविटी का मतलब यहाँ पर ये आ जाएगा, अगर लेंथ और एरिया दोनों के लिए सेम है, दो वायर है और दोनों में लेकिन मटेरियल डिफरेंट है दोनों का, तो उनके लिए रेजिस्टिविटी फैक्टर आता है। दैट मीन्स रेजिस्टिविटी जो होती है हर मटेरियल की डिफर होती है, तो कॉपर के लिए अलग होगी, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगी, नाइक्रोम के लिए अलग होगी, डिफरेंट टाइप के जितने मटीरियल्स हैं जो कंडक्टर्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, सभी के लिए रेजिस्टिविटी अलग होती है। सो रेजिस्टिविटी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है which does not depend on the dimension, depend on the material. Clear? So we get a new term here, rho is the resistivity, specific resistance, and we can say the rho is equal to resistivity of the material. Now we can say that we are having a new factor. So what is the definition of the rho here? We can modify it. So R into A upon L is equals to rho. So if L is equals to 1 meter and A is equals to 1 मीटर स्क्वायर, अगर आप L की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करते हैं दैट मीन्स इफ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ द L इज इक्वल्स टू 1 मीटर एंड द A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर देन वी विल गेट रो इज इक्वल्स टू R, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या डेफिनेशन होगी इसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर एंड द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इज 1 मीटर स्क्वायर देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। क्लियर? सो यहाँ पर आपकी एक नई टर्म खत्म हो जाती है, रेजिस्टिविटी किस चीज़ के इक्वल होती है, रेजिस्टेंस की, अगर लेंथ 1 मीटर हो और एरिया आपका 1 मीटर हो। तो देखिए एक आपके सामने टेबल है यहाँ पर, आप इस टेबल के थ्रू इसको ध्यान रख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे दिखाई देंगे जो डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि रेजिस्टेंस ऐसा है तो क्या होगा, अगर इस टाइप से है तो टेम्परेचर है तो इस क्या डिफरेंट पड़ेगा, हाई होगा कि लो होगा। तो इन फैक्टर्स को आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। देखिए ये आपके फैक्टर्स हैं, लेंथ, एरिया, मटेरियल एंड टेम्परेचर। लेंथ, एरिया, मटेरियल एंड टेम्परेचर, इन 4 फैक्टर्स पर ही आपका डिपेंड करता है लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो लेंथ अगर आपकी क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर इन दोनों के कंपैरिजन में अगर हम देखें ये लेंथ वायर की छोटी है, यहाँ पर ज़्यादा है, दैट मीन्स अगर लेंथ ज़्यादा है तो हाई रेजिस्टेंस होगा, लेंथ कम है तो लो रेजिस्टेंस होगा। सिमिलरली एरिया के लिए क्या था, इनवर्सली था, तो अगर थिक वायर है आपका, थिक वायर है तो वो क्या करेगा,
थिक वायर आपका लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा और थिन वायर आपका हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। और इस पे ही बेस्ड फिर आपका करंट होगा। अगर देखिए थिन वायर में हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है, ये जब भी हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा इसका मतलब करंट कम फ्लो होगा, जितनी हमें डिमांड है, जितनी की हमें रिक्वायरमेंट है। सो मटीरियल पे भी डिपेंड करता है। आपको मटीरियल कॉपर के लिए लो रेजिस्टेंस होता है और एल्यूमिनियम और नाइक्रोम के वायर का हाई रेजिस्टेंस होता है। कॉपर के वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होगा और एल्यूमिनियम और नाइक्रोम के वायर का हाई रेजिस्टेंस होता है। सो देखिए आप देखते हैं कि जितनी भी हमारे पास घरों में जो वायरिंग हो रखी होती है तो उसमें जो वायर यूज होता है मोस्टली कॉपर वायर होता है, एल्यूमिनियम और नाइक्रोम नहीं होता है। नाइक्रोम अदर अपैरेटस में यूज़ कर सकते हैं, अदर अप्लायंसेस में यूज़ करते हैं, जैसे कि आपकी आयरन होती है उसमें नाइक्रोम की एक हल्की सी फॉइल लगी हुई होती है। अब टेम्परेचर क्या है, अगर लो टेम्परेचर है दैट मीन्स रेजिस्टेंस भी लो होगा, हाई टेम्परेचर है तो हाई रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए कि किन किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है, किस तरह से वो डिपेंड करता है और आप कैसे उसे याद रख सकते हैं। और आफ्टर रेजिस्टेंस द न्यू फैक्टर इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे बहुत क्वेश्चन हैं आपके, एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चन आपको वर्कशीट जो है वो आपकी प्रोवाइड करा दी गई होगी। हमेशा जो वीडियो है वो आप लास्ट तक ही देखा करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।